अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, माय चैनल इज़ फॉर दोज़ एस्पिरेंट्स हू आर अटेम्प्टिंग फॉर द सीएसएस, पीएमएस या फिर सीसीई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। माय चैनल ओनली फोकसेस ऑन द एसे एंड कंपोजिशन सेक्शन ऑफ दीज़ एग्ज़ामिनेशंस, हाई प्रोफाइल एग्ज़ामिनेशंस हैं। हमने उनको फोकस ही करना होता है इन चैनल के ऊपर। तो आज के वीडियो जो है वो सीएसएस 2026 के एसए का पेपर जो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हुआ था। एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। पेपर आपके सामने है और जिन दोस्तों ने भी ये अटेम्प्ट किया था, आई विश देम गुड लक। साथ ही ऐसे बहुत सारे वॉइसेस होते हैं, ऐसे देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु से बहुत ईज़ी पेपर है, हलवा है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से देखें तो ये टॉपिक्स ना सिर्फ़ हलवा नहीं है, बल्कि आसान भी नहीं है। इनके लिए फिलॉसॉफ़िकल माइंड चाहिए लिखने के लिए और एक मैच्योर माइंड चाहिए जो इन टॉपिक्स की गहराई को ना सिर्फ़ समझ सके, बल्कि अपने आइडियाज़ को पेन डाउन भी कर सके। सो चलते हैं ऑनेस्ट एनालिसिस की तरफ कि कौन-सा टॉपिक क्या लेकर अपने अंदर, क्या समोए हुए अपने अंदर सामने आया था आपके। हलवा हो या कुछ भी हो, आवर ओपिनियन, माय ओपिनियन इज़ वेरी मच ऑनेस्ट एंड मे बी ब्लंट टू यू कि देखेंगे इस व्लॉग के अंदर कि हलवा था या नहीं था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अगर आपने ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो आई शैल बी वेरी एप्रिशिएटिव ऑफ दैट। ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको टॉपिक को उसके पोटेंशियल डिफिकल्टी लेवल और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के हवाले से चीज़ें गाइड करूँगा और साथ ही ये भी बताऊँगा कि कौन से टॉपिक में आपने क्या-क्या लिखना था। सो इस पेपर का ओवरऑल पैटर्न जो है वो ये था कि जो रॉट लर्निंग के जो एक्सपर्ट्स होते हैं यानी रट्टा लगाने वाले जो दोस्त होते हैं, उनको एफपीएससी वालों ने साइडलाइन कर दिया है टोटली। और जो लोग कंसेप्चुअल थिंकर्स हैं, जो सोच समझ कर लिखने वाले लोग जो होते हैं, आइडियाज़ के लिहाज से वो बसीरत अंगेज़ हैं, उनके लिए ये रिवॉर्डिंग पेपर था। सो ज़्यादातर टॉपिक्स मल्टी डायमेंशनल हैं, जहाँ तक सिर्फ़ एंगल से लिखने की बात है, तो वो दुरुस्त अप्रोच नहीं थी और सिर्फ़ आपने क्या करना है, दिमाग खुला रख के हर टॉपिक के बारे में पहले सोचना है कि व्हिच टॉपिक इज़ ईज़ी फॉर यू कंपैरेटिवली, कीपिंग इन व्यू ऑफ योर ओन नॉलेज एज़ वेल। एक एंगल से लिखना पूरे पेपर को कमज़ोर कर देगा। चलते हैं वन बाय वन। आप देखें फर्स्ट टॉपिक जो है यूथ बल्ज, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक बॉम्ब। यूथ बल्ज, मुल्क में नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। सुनने में टॉपिक बहुत कॉमन है, लेकिन असल चैलेंज इसके अंदर बैलेंस लाना था कि अगर सिर्फ यूथ को एम्प्लॉयमेंट पर आप लिखेंगे तो इससे नेगेटिव हो जाएगा और अगर सिर्फ डिविडेंड यानी मुनाफा कैसे फ़ायदा देगा, यूथ की तादाद कैसे मुल्क को फ़ायदा दे देती है, तो सिर्फ इस बात पे लिखना आपको ग्राउंड रियलिटी मिस करवा देता। सो ये टॉपिक जो है बेसिकली कोर टॉपिक है और इसका जो बुनियाद है वो ये है कि पोटेंशियल इकोनॉमिक एसेट्स होते हैं नौजवान। अगर पॉलिसीज़ फेल हो जाएँ तो वही यूथ सोशल इंस्टेबिलिटी रिस्क बन सकते हैं। ये टॉपिक उन कैंडिडेट्स के लिए स्कोरिंग था जो डेटा, एजुकेशन, स्किल्स या गवर्नेंस को एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क में लेकर आ सकते हैं एंड देन दे पेन डाउन देयर आइडियाज़। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए, बल्दियाती हुकूमतों को ही सारे काम करने चाहिए, ये सिर्फ एक रिवायती बात है। ये टॉपिक बेसिकली सीएसएस एस्पिरेंट का माइंडसेट का टेस्ट था। यहाँ सिर्फ ये लिखना काफ़ी नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, बल्कि बताना ज़रूरी था कि क्यों पाकिस्तान का सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल सर्विस डिलीवरी में फेल होता रहा है गुज़िश्ता कई बरसों से, या यू कैन से फॉर लास्ट 7 डेकेड्स। तो इस एसे का स्ट्रॉन्ग एंगल यही था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर। और जब आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है आपने 18th अमेंडमेंट पर भी फोकस करना पड़ेगा ताकि अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये चीजें भी आप पेन डाउन कर सकें वाइल यू आर राइटिंग 2500 या 3000 अल्फाज पर मुश्तमिल ऐसे लिखते वक्त ये चीजें भी कवर अप हो जाती। तो जो कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन और इंतजामी लिहाज को, मुल्क के ढांचे को समझता है, तो उसके लिए तो ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक बड़ा ही ईजी था। अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी प्रूव टू बी अ वेरी मच डिजास्टर। तीसरा टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी एज द न्यू नेशनल
फ्रंटियर, सिक्योरिटी फ्रंटियर, ये मॉडर्न टॉपिक है बेसिकली। जो दोस्त कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं, या डेटा साइंटिस्ट हैं, ये मॉडर्न टॉपिक है उनके लिए। बहुत से लोग सिर्फ इसे हैकिंग या सोशल मीडिया तक ले गए होंगे अगर अटेम्प्ट किया होगा तो। असल डिमांड ये थी कि साइबर सिक्योरिटी को स्टेट पैराडाइम के अंदर कैसे प्लेस किया जाए। इस ऐसे के अंदर इकोनॉमी भी आ जाएगी, डिफेंस भी आ जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन भी आ जाएगा, और हाइब्रिड वारफेयर का लिंक भी बताना यहाँ पर ज़रूरी था। तो जो एस्पायरेंट्स जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और डिजिटल थ्रेट्स के दरमियान ब्रिज बना सकते थे, उनके लिए ये टॉपिक, यू कैन से इट वाज वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक है इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर क्या है? जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर ना हो, 2-4 सुपर पावर मिलके नया निज़ाम लेकर आएँ, तो ये इमर्जिंग, उभरता हुआ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कसीरल कुतबी वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का निज़ाम। ठीक है? तो ये टॉपिक आईआर से रिलेटेड है, क्लासिक टेस्ट था। यहाँ सिर्फ अमेरिका चाइना की जो है अगर आप डिस्कशन करते तो नाकाफ़ी हो जाती, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान को उससे कैसे आप कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो गई या फॉरेन पॉलिसी रिकैलिब्रेशन हो गई, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना था और अपॉर्चुनिटी रिस्क दोनों को बैलेंस करके इस एस्से की सोल बनानी थी या बुनियाद बनाना था। प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन टॉपिक था, लेकिन सरफेस लेवल कैंडिडेट्स के लिए जो है ना बड़ी मुश्किल चीज़ थी ये। अब आते हैं, देखिए चूँकि ये मैंने पेपर इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, तो जिस दोस्त का ये पेपर था, जिसने शेयर किया था, ये उसने 5वां टॉपिक सिलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर उस दोस्त से भी मुखातिब होना चाहूँगा, बाकी दोस्तों से भी, लेकिन स्पेशली जिसने ये एस्से लिखा है। मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा, चेक करें कि आपने उन्हीं चीज़ों को कवर अप किया है या नहीं किया। ये टॉपिक फिलॉसॉफिकल होने के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक भी था। इससे सिर्फ आप अगर हिस्टोरिकल कोट्स, वास्को डी गामा, फलाना-ढिमाका इससे कनेक्ट करेंगे, कोटेशंस लिखेंगे, तो बात खराब हो जाती है, एस्से वीक हो जाता। स्ट्रॉन्ग एस्से अगर आपने मेरी बताई हुई चीज़ें लिखी हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एस्से कहलाया जाएगा। मैरीटाइम पावर, ठीक है? स्पेन का ज़िक्र, कि स्पेन कैसे मैरीटाइम पावर बना, ठीक है? ट्रेड के साथ इस चीज़ को कैसे जोड़ सकते हैं आप? सिक्योरिटी के साथ और जियोपॉलिटिक्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए अगर आप बात करें तो गवादर है, उसकी सी लेन्स हैं, उनका आप रेफरेंस दे सकते हैं इस टॉपिक को ग्राउंडेड बनाने के लिए, और बुनियाद मजबूत करने के लिए। इसलिए थिंकर्स के लिए तो टॉपिक बड़ा ही आसान था, लेकिन जो रट्टेबाज़ होते हैं, रट्टा लगाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है जी। ठीक है? छठा टॉपिक देखें, देयर इज़ नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज़ टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट एन एनिमी। क्या कहता है? ये टॉपिक बेसिकली मज़ाहिमत पसंदी की जो थ्योरी होती है, डेटरेंस थ्योरी, उस पे बेस्ड है। यहाँ सिर्फ वॉर की बात नहीं है, बल्कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ का कांसेप्ट समझना है। ऐसे तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को आप सिफारतकारी से जोड़ेंगे, और डिप्लोमेटिकली चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएँगे टू अचीव पीस व्हाइल कीपिंग द एनिमी एट बे। इस टॉपिक में बैलेंस ना नहीं होगा तो ना अगर लाए आप, तो इससे एग्रेसिव या नाइव बन जाएगा। ठीक है? सो दिस इज़ वन सच डिफिकल्ट टॉपिक एज़ वेल। रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, कैसे उसमें ज़िंदगी दोबारा बेदार करेंगे, रिवाइटलाइज़ कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे भरेंगे उसके अंदर, और डिसेप्टिवली ईज़ी था, डिसेप्शन। आप मतलब आप समझते हैं कि चूँकि आप पंजाब से हैं या सिंध के देही इलाका जात से दोस्त ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं बड़े ही आसानी से लिख दूँगा, दैट इज़ नॉट द केस। हर बंदा एग्रीकल्चर के मसाइल लिख सकता है, ये समझ लेना बेवकूफ़ी कहलाई जा सकती है। लेकिन एग्ज़ामिनर जो है वो सॉल्यूशन रिलेटेड अप्रोच को फ़ॉलो करते हैं, कि आपने मसला तो बता दिया, लेकिन साथ में उसकी मसाइल का हल तजवीज़ किया है या नहीं किया। सो स्ट्रॉन्ग एसेज़ अगर आप बात करें तो मॉडर्नाइज़ेशन, वाटर मैनेजमेंट आ जाएगी इसके अंदर, और आप वैल्यू एडिशन को भी आप इसमें हाइलाइट कर सकते हैं। सो इस टॉपिक में प्रैक्टिकल इनसाइट्स बहुत मैटर करेंगी, बजाय इसके कि आप सिर्फ सतही बातें करें कि मसाइल क्या हैं और क्या करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है? उसके बाद चलते हैं 8वें टॉपिक की तरफ, काउंटरिंग द ग्रोइंग मेनेस ऑफ बेगरी। ठीक है? भिखारी लोग जो हैं, भीख माँगने वाले जो हैं, उनके मसाइल से निमटने के लिए, भिखारियों के मसले से निमटने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रोइंग मेनेस, मेनेस लानत को कहते हैं। ठीक है? तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें आप सोशल इश्यूज़ हैं, हर सिग्नल पर आप देखें तो बड़ा ही तंग करते हैं ये बेगर्स हैं, भिखारी। इसमें सोशल इश्यूज़ को हाइलाइट करने के साथ-साथ आपने गवर्नेंस के इश्यू को भी हाइलाइट करना है कि आपकी गवर्नेंस कहाँ गई। सिर्फ सिंपैथी का टोन रखेंगे तो ऐसे वीक कर देगा। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स
के लिए ज़रूरी होगा कि पॉलिसी फेल्योर को हाइलाइट करें, अर्बन पॉवर्टी को हाइलाइट करें और रिहैबिलिटेशन मॉडल को डिस्कस करें। और साथ-साथ आप देखें कि देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हू आर स्टैंडिंग ऑन सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, along with their families, along with their small children, along with their small girls, daughters. तो ये चीज़ें किस तरह से पॉलिसी का फेल्यूर बनती हैं, अर्बन पॉवर्टी की मिसाल आप ले सकते हैं और रिहैबिलिटेशन मॉडल को भी डिस्कस इसमें किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, पीएसएल हो गया, फुटबॉल हो गया या फिर आप हॉकी की मिसाल ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स देयर आर प्लेंटी, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स को ब्लेम कर देना काफ़ी नहीं होगा। इस ऐसे के लिए एंगल क्या है? इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को आप हाईलाइट करेंगे तो आपको मेरिट बेस्ड सिस्टम की सपोर्ट पर लिखना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं? बैलेंस्ड एनालिसिस के बगैर ये ऐसे अनओपिनियनेटेड रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बाद नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। क्लासिक आईआर टॉपिक है लेकिन बहुत डेंजरस भी है। अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ कोटेशंस को रिपीट करना जो है ना वो फेल्यूर का सबब बनेगा। सो ऐसे को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंटरेस्ट बेस्ड रियलिज्म के साथ एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये टॉपिक उन उन दोस्तों के लिए एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग डिमांडिंग ऐसे है जिस पे आप इंटरेस्ट बेस्ड रियलिज्म को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 10 टॉपिक्स थे जिनको मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनमें से ही किसी एक टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि जिन दोस्तों ने सॉल्व किया है उन्होंने क्या किया और हम जो कर रहे हैं उसमें कितना कंपैरिजन है। कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए ही हम चीज़ों को समझने की काबिलियत सामने लेकर आएँगे और उसको कनेक्ट करने की जो है हम जो सलाहियत है कि आप कहाँ लैकिंग कर रहे हैं, हम कहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो एक कनेक्शन डेवलप होगा तो उससे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने ज़हन में डेवलप कर सकते हैं। अगर ये पेपर आपके लिए ईज़ी था या डिफ़िकल्ट था वो मुझे बताइएगा कि कमेंट्स में कि आपने कैसे सॉल्व किया, आपके लिए डिफ़िकल्टी क्या थी। थिंकिंग बेस्ड बेसिकली पेपर है ये, जो एस्पिरेंट्स स्ट्रक्चर, बैलेंस या फिर एग्जामिनर की डिमांड समझेंगे, उसके लिए तो आप ये कह सकते हैं कि दिस वाज़ काइंड ऑफ मैनेजेबल एसे। और जो सिर्फ़ ईज़ी-ईज़ी, हलवा-हलवा कहेंगे वो शायद डेप्थ मिस कर जाएँगे। ये बेचारे फेल हो जाते हैं एंड दे बेसिकली फेल ऑन देयर ओन लैकिंग। सो अगर आप फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए ऐसे को सिर्फ टॉपिक नहीं बतौर एक फ्रेमवर्क समझना चाहते हैं, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों यारों के साथ, दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं, शेयर माय चैनल विद देम एंड फाइंड आउट व्हाट इज गुड इन माय लेक्चर व्हिच यू प्रीवियसली डोंट नो अबाउट। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज है जहां पर मैं डेली डॉन अखबार से मैं विकेबलरी चूज करके आपके लिए पेश करता हूँ। फेसबुक पेज देखिएगा, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, तो उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आई शुड बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। सो चलते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज।